नमस्कार। और आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कई लोगों के जीवन से जुड़ा है, लेकिन जिसकी कानूनी बारीकियां अक्सर थोड़ी जटिल होती हैं। भारत में पत्नी द्वारा परित्याग मतलब डिजर्शन के आधार पर तलाक हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दूसरे पर्सनल लॉज के तहत ये प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, परित्याग के आधार पर तलाक जीतने के सूत्र से कुछ उदाहरण है, वो इस पूरी बातचीत का आधार रहेंगे। हमारा लक्ष्य है इस सामग्री से मुख्य बातें निकालना कि भाई परित्याग असल में है क्या, इसे साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे सबूत चाहिए और मुश्किलें क्या-क्या आ सकती हैं। तो आइए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, पारिवारिक कानून के मामले हमेशा थोड़े संवेदनशील होते ही हैं, क्योंकि ये रिश्तों और भावनाओं से गहरे जुड़े होते हैं। इसलिए स्रोत में जो कानूनी पहलू बताए गए हैं, उन्हें साफ तौर पर समझना बहुत जरूरी है। और एक सबसे अहम बात जो स्रोत शुरू में ही बताता है, वो ये कि तलाक की याचिका दायर करने से ठीक पहले परित्याग की जो स्थिति है, वो लगातार मतलब बिना रुके कम से कम 2 साल तक बनी रहनी चाहिए। अच्छा, हाँ, ये 2 साल वाली शर्त एक बुनियादी जरूरत है। तो ये 2 साल की शर्त तो मतलब नींव हो गई, लेकिन कानूनी तौर पर परित्याग का मतलब क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IB में तो जिक्र है इसका। स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, स्रोत के हिसाब से परित्याग सिर्फ अलग रहना नहीं है। इसका मतलब है पत्नी का जानबूझकर बिना किसी ठीक ठाक कारण के या पति की सहमति के बिना वैवाहिक रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ देना, त्याग देना। और जैसा हमने कहा, यह स्थिति तलाक की अर्जी देने से ठीक पहले कम से कम 2 साल तक लगातार चलनी चाहिए। इसमें जो इरादा है ना, एनिमस डेसेरेंडी जिसे कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इरादा। और स्रोत में शायद 2 तरह के परित्याग का भी जिक्र है, एक वास्तविक और दूसरा रचनात्मक। ये क्या चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल। वास्तविक परित्याग तो काफी सीधा है, मतलब जब पत्नी शारीरिक रूप से वैवाहिक घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन रचनात्मक परित्याग वो थोड़ा ज्यादा सूक्ष्म है। इसमें हो सकता है पत्नी घर में ही रह रही हो, पर वो वैवाहिक जीवन के जो जरूरी कर्तव्य हैं उन्हें निभाना बंद कर दे। जैसे? जैसे सहवास से इनकार करना, बातचीत एकदम बंद कर देना, या पति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक या पारिवारिक रिश्ता रखने से पूरी तरह इनकार कर देना। स्रोत कहता है कि कानून इसे भी परित्याग मान सकता है, भले ही दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हों। हाँ, ये रचनात्मक परित्याग वाली बात वाकई दिलचस्प है। तो मतलब सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं, रिश्ते का भावनात्मक अंत भी परित्याग हो सकता है। पर इसको साबित करना तो शायद और भी मुश्किल लगता होगा। मुश्किल तो होता है, हाँ। स्रोत बताता है कि परित्याग साबित करने के लिए 5 तत्व जरूरी हैं। क्या आप उन पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, और स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये पांचों तत्व एक साथ साबित होने चाहिए। कोई एक भी कम हो तो बात नहीं बनेगी। पहला है अलग रहने का तथ्य, फैक्टम ऑफ सेपरेशन, यानी या तो शारीरिक अलगाव हो या फिर वैवाहिक कर्तव्यों का पूरी तरह से त्याग, जैसा रचनात्मक परित्याग में होता है। दूसरा, और शायद सबसे अहम, परित्याग का इरादा, एनिमस डिसरेंडी, मतलब पत्नी के कामों से या उसकी बातों से ये साफ जाहिर हो कि उसका इरादा रिश्ते को स्थायी रूप से हमेशा के लिए खत्म करने का है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए दूर जाने का नहीं। इरादा, ये साबित करना कितना मुश्किल होता होगा असल में। बिल्कुल, ये अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है केस का। तीसरा तत्व है बिना उचित कारण के, विदाउट रीजनेबल कॉज, मतलब पत्नी के जाने का या अलग तरह का व्यवहार करने का कोई जायज, कोई मजबूत कारण नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पति की कोई क्रूरता या लापरवाही वजह थी तब? हाँ, अगर पति की क्रूरता या उपेक्षा जैसी कोई वजह थी तो फिर उसे परित्याग नहीं माना जाएगा। वो तो एक तरह से पत्नी का बचाव हो गया ना, तुम जाओ, तो वो परित्याग नहीं कहलाएगा। और पांचवां तत्व है लगातार अवधि। याचिका दायर करने से ठीक पहले कम से कम 2 साल का बिना रुकावट वाला अलगाव। स्रोत साफ कहता है कि अदालतों को परित्याग का आदेश देने के लिए इन पांचों का एक साथ होना जरूरी लगता है। तो ये पांचों शर्तें एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं, जिन्हें एक साथ फिट करना होगा। ये सिर्फ अलग रहने से तो कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। चलिए अब थोड़ा व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। अगर किसी को लगता है कि उनके साथ परित्याग हुआ है, तो स्रोत के हिसाब से इसे साबित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, क्या प्रोसेस है? हाँ, स्रोत इस प्रक्रिया को काफी व्यवस्थित तरीके से बताता है।
पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक अनुभवी पारिवारिक कानून वकील को ढूंढना और नियुक्त करना। वकील क्यों इतना जरूरी है? क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए है, मतलब फॉर्म वगैरह भरने के लिए? नहीं, सिर्फ उतना नहीं। स्रोत बताता है कि ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, एक अच्छा वकील न सिर्फ ये पक्का करता है कि याचिका सही ढंग से दायर हो और सारे नियम कायदों का पालन हो, बल्कि वो संभावित बचाव का अंदाजा लगाने में, मतलब पत्नी क्या कह सकती है उसका अंदाजा लगाने में। हाँ बिल्कुल, और फिर उन बचावों का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में भी मदद करता है। पारिवारिक मामले अक्सर उलझे होते हैं, आप जानती हैं। इनमें गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी या कभी-कभी धारा 498 ए जैसे आरोप भी शामिल हो जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो वकील इन सभी पहलुओं को एक साथ संभालने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो वकील नियुक्त कर लिया, उसके बाद अगला कदम क्या है? शायद सबूत इकट्ठा करना। बिल्कुल सही। स्रोत सबूत इकट्ठा करने को दूसरा सबसे अहम कदम बताता है, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि अदालतों को संभावनाओं के संतुलन के आधार पर फैसला करना होता है। संभावनाओं का संतुलन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको ये साबित करना है कि आपके दावे के सच होने की संभावना ज्यादा है। ये वैसा नहीं है जैसा क्रिमिनल केस में होता है, जहां शक से परे साबित करना पड़ता है। यहां आपको दिखाना है कि हाँ, ज्यादा चांस यही है कि परित्याग हुआ है। अच्छा, तो किस तरह के सबूतों को स्रोत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है? क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, स्रोत कई तरह के सबूतों का जिक्र करता है, जैसे अलग रहने का ठोस प्रमाण। मान लीजिए पत्नी के नए पते पर कोई रेंट एग्रीमेंट है, या उसके नाम के बिजली पानी के बिल हैं, या फिर ऐसे पड़ोसियों या रिश्तेदारों के एफिडेविट जो कंफर्म कर सकें कि वो कब से अलग रह रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, स्रोत उन सबूतों पर जोर देता है जो इरादा, वो एनिमिस डेसेरेंडी, दिखाते हों। इरादा दिखाने वाले सबूत? अच्छा, जैसे कि कोई टेक्स्ट मैसेज हो, ईमेल हो, कोई चिट्ठी हो, या कोई रिकॉर्डेड बातचीत जिसमें पत्नी ने साफ तौर पर कहा हो कि वो हमेशा के लिए जा रही है और वापस आने का कोई इरादा नहीं रखती। जैसे मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी टाइप की बातें। हाँ, बिल्कुल इसी तरह की बातें। इसके अलावा स्रोत सुलह के प्रयासों के सबूत को भी बहुत बहुत अहमियत देता है। सुलह के प्रयासों का सबूत, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पति ने कोशिश की? हाँ, इसका मतलब है कि पति को ये दिखाना होगा कि उसने पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, चाहे वो पत्र लिखकर हो, ईमेल भेजकर, या किसी बिचौलिए के जरिए, या परिवार वालों की मदद से। और ये भी दिखाना होगा कि पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के इन कोशिशों को ठुकरा दिया। अच्छा, ये सबूत दो बातें साबित करने में मदद करता है। एक, कि पति ने परित्याग के लिए सहमति नहीं दी थी, और दूसरा कि पत्नी का अलग रहना बिना किसी जायज कारण के था। ये सीधे तौर पर उन 5 जरूरी तत्वों से जुड़ता है जिनकी हमने पहले बात की थी। समझ गई? तो सिर्फ ये साबित करना काफी नहीं कि पत्नी चली गई, बल्कि ये भी दिखाना जरूरी है कि उसे वापस लाने की कोशिश हुई और उसने मना कर दिया। और क्या सबूत हो सकते हैं? स्रोत गवाहों के बयानों का भी जिक्र करता है, परिवार, दोस्त जो गवाही दे सकें। अगर पत्नी ने अलग पते से कोई कानूनी मामला दर्ज किया है, जैसे मेंटेनेंस का केस, तो उसके रिकॉर्ड भी सबूत बन सकते हैं। और वो जो रचनात्मक परित्याग वाली बात थी, उस मामले में घर के अंदर के व्यवहार का दस्तावेजीकरण भी अहम हो सकता है, जैसे अलग कमरे में सोना या लोगों के सामने रिश्ते को नकारना। तो काफी सारे सबूत जुटाने पड़ सकते हैं। इसके बाद तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है इन सभी सबूतों के आधार पर सही ढंग से तलाक की याचिका दायर करना। इसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) IB का साफ तौर पर उल्लेख होना चाहिए। याचिका में परित्याग कब शुरू हुआ, पत्नी का इरादा क्या था, कोई उचित कारण या सहमति क्यों नहीं थी, और वो 2 साल की अवधि कैसे पूरी हुई, इन सब का पूरा ब्यौरा देना होता है। और बच्चों का क्या? हाँ, अगर बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी और माँ की गैर मौजूदगी का उन पर क्या असर पड़ रहा है, इसका जिक्र भी याचिका को मजबूत बना सकता है, जैसा कि स्रोत संकेत देता है। तो सही याचिका दायर करना भी अपने आप में एक कला है, जिसमें सारे तथ्यों को सही कानूनी फ्रेमवर्क में रखना होता है। अब मान लीजिए याचिका दायर हो गई, कोर्ट में क्या होता है? स्रोत संभावित बचावों और चुनौतियों के बारे में क्या बताता है? हाँ, देखिए, अदालत की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है। स्रोत ये साफ कहता है कि याचिकाकर्ता को पत्नी की तरफ से आने वाले संभावित बचावों के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, किस तरह के बचाव आमतौर पर देखने को मिलते हैं? पत्नी अक्सर ये तर्क दे सकती है कि उसे पति की क्रूरता या उपेक्षा की वजह से घर छोड़ना पड़ा, तो ये परित्याग नहीं बल्कि अपने बचाव में उठाया गया कदम था। या शायद ये कहे कि पति ने ही जाने को कहा था। हाँ, या वो कह सकती है कि पति ने खुद ही उसे जाने के लिए कहा था या सहमति दी थी।
या फिर वो दावा कर सकती है कि उसका इरादा तो वापस आने का था, लेकिन पति ने ही उसे आने नहीं दिया या हालात ही ऐसे बना दिए कि वो आ नहीं सकी। तो इन तर्कों का सामना कैसे किया जाए, क्या तरीका है? स्रोत के अनुसार इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने अच्छे बर्ताव का सबूत पेश करना। जैसे कि आपके खिलाफ कोई पुलिस शिकायत, कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं है। अगर आपने अलग रहने के दौरान भी पत्नी या बच्चों को आर्थिक मदद दी है तो उसका सबूत पेश करना। साथ ही पत्नी की गैर मौजूदगी के अनुचित होने के ठोस सबूत पेश करना, जैसे उसके वापस आने से इनकार करने वाले मैसेज या सुलह की कोशिशें जो नाकाम रहीं, उनका प्रमाण। अदालत में याचिकाकर्ता की अपनी साख, उसकी विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। स्रोत में झूठे मामलों का भी जिक्र है, जैसे धारा 498A या घरेलू हिंसा के मामले। इनका क्या असर होता है इस पर? ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। कई बार ऐसे मामले तलाक की कार्रवाई को भटकाने या पति पर दबाव बनाने के लिए दायर किए जाते हैं। लेकिन स्रोत एक दिलचस्प पहलू भी उजागर करता है, जिसे हम आगे एक केस के श्रीनिवास राव के संदर्भ में देखेंगे। अगर पति इन झूठे मामलों में बरी हो जाता है तो ये असल में उसके परित्याग के दावे को और मजबूत कर सकता है। कैसे? क्योंकि ये पत्नी के गलत इरादे या उसकी क्रूरता को दर्शा सकता है। अच्छा, तो मतलब झूठा केस उल्टा भी पड़ सकता है। स्रोत मध्यस्थता या समझौते के बारे में भी कुछ कहता है? क्या कोर्ट इसे बढ़ावा देती है? हाँ बिल्कुल, अदालतें अक्सर मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन का सुझाव देती हैं। और धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक का विकल्प तो हमेशा ही खुला रहता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर तेज होती है और कम खर्चीली भी, लेकिन स्रोत आगाह भी करता है कि बिना पूरी कानूनी सलाह लिए किसी भी समझौते पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। क्यों? पत्नी के अधिकारों पर आंख बंद करके समझौता करना ठीक नहीं। ये सलाह तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या स्रोत किसी और चुनौती का भी जिक्र करता है परित्याग के मामले में? हाँ, कुछ और चुनौतियां हैं जिनका स्रोत उल्लेख करता है। एक तो है सबूत का बोझ, जो काफी ज्यादा होता है, हाई बर्डन ऑफ प्रूफ। वो लगातार 2 साल की अवधि और परित्याग के इरादे को साफ तौर पर साबित करना आसान नहीं होता। दूसरा, जैसा हमने चर्चा की, पत्नी के बचाव के तर्क काफी मजबूत हो सकते हैं अगर वो ये साबित कर दे कि उसे घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। ठीक है। तीसरा, न्यायिक विवेक, जुडिशियल डिस्क्रिशन। हर जज मामले को अपने विवेक और तथ्यों के आधार पर देखता है, तो नतीजों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। चौथा, वो झूठे मामले जिनका हमने जिक्र किया। और पांचवां, अगर परित्याग का सबूत थोड़ा कमजोर है तो हो सकता है तलाक ना मिले, तब शायद क्रूरता जैसे किसी और आधार पर विचार करना पड़े। तो ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। इसमें कई कानूनी दांवपेच और चुनौतियां हैं। इन सबको समझने में शायद अदालती फैसले काफी मददगार हो सकते हैं। स्रोत ने कुछ लैंडमार्क केसेस का हवाला दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि ये मामले परित्याग का कानून को कैसे स्पष्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए, अदालती फैसले कानून की व्याख्या करते हैं और आगे के मामलों के लिए एक तरह से रास्ता दिखाते हैं। स्रोत कुछ बहुत अहम मामलों पर रोशनी डालता है, जैसे बिपिन चंद्र जयसिंह भाई शाह बनाम प्रभावती 1957 का मामला है। ये एक तरह से फाउंडेशनल केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में परित्याग के वो 5 मूल तत्व स्थापित किए थे: अलगाव, इरादा, बिना कारण, बिना सहमति और 2 साल की अवधि। इस केस ने सबूत के बोझ को भी साफ किया था। अच्छा, ये तो नींव वाला केस हो गया। और वो रचनात्मक परित्याग के बारे में? हाँ, उसके लिए लक्ष्मण उत्तम चंद कृपालानी बनाम मीना 1964 का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ किया कि अगर पत्नी साथ रहते हुए भी वैवाहिक कर्तव्य निभाने से पूरी तरह इनकार कर देती है तो वो भी परित्याग माना जाएगा। ये उस सोच को तोड़ता है कि परित्याग के लिए शारीरिक अलगाव होना ही जरूरी है। और वो केस श्रीनिवास राव बनाम DA दीपा 2013 वाला मामला, जिसका आपने पहले जिक्र किया था, वो कैसे जुड़ता है इससे? हाँ, वो मामला आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। उसमें पत्नी ने पति को छोड़ दिया था और उस पर झूठे दहेज 498A के मामले दर्ज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठे क्रिमिनल केस दर्ज करना अपने आप में क्रूरता है। अच्छा। और ये पत्नी के परित्याग के इरादे को भी पुष्ट करता है, मजबूत करता है। अगर पति ऐसे मामलों में बरी हो जाता है तो ये परित्याग के आधार पर तलाक के उसके दावे को काफी मजबूती देता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग कानूनी कार्रवाइयां एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। हाँ, ये तो है। तो ये फैसले सिर्फ कानूनी सिद्धांत नहीं बताते, बल्कि प्रैक्टिकल रणनीति भी सुझाते हैं एक तरह से। निश्चित रूप से। स्रोत में अध्यात्म भट्टर अलवर 2002 और सावित्री पांडे 2002 जैसे मामलों का भी जिक्र है, जो बार बार उन्हीं मूल तत्वों पर जोर देते हैं: अलगाव, इरादा,
उचित कारण की कमी, सुलह की नाकाम कोशिशें और वो 2 साल की अवधि का साफ सबूत। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये फैसले दिखाते हैं कि अदालतें परित्याग के मामलों में लगातार किन चीजों को देखती हैं और याचिकाकर्ता को किन बातों पर फोकस करना चाहिए। ये वकीलों और याचिकाकर्ताओं दोनों के लिए गाइडेंस का काम करते हैं। ये स्पष्टीकरण वाकई बहुत मददगार है। अब आखिरी सवाल पर आते हैं, परिणाम। इस सब के बाद अगर कोई परित्याग के आधार पर तलाक का मामला आगे बढ़ाता है तो स्रोत के अनुसार उसे किस तरह के नतीजों की उम्मीद करनी चाहिए? क्या हो सकता है? देखिए, स्रोत बताता है कि सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि सबूत कितने मजबूत पेश किए गए हैं। अगर याचिकाकर्ता ये साबित कर पाता है कि पत्नी बिना किसी ठोस वजह के लंबे समय से अलग है, उसका इरादा वापस आने का नहीं है, सुलह की कोशिशें नाकाम रही और याचिकाकर्ता की तरफ से कोई बड़ी गलती जैसे क्रूरता नहीं हुई है, जैसा बिपिन चंद्र केस में था, तो हाँ, तलाक मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और इसका गुजारा भत्ता, एलिमनी और बच्चों की कस्टडी पर क्या असर पड़ सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत संकेत देता है कि अगर पत्नी द्वारा परित्याग साबित हो जाता है तो गुजारा भत्ता कम हो सकता है या शायद न भी मिले, खासकर अगर पत्नी खुद कमा रही है या आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। कानूनी मानता है कि जिसने बिना वजह रिश्ता तोड़ा वो दूसरे पक्ष से भरण पोषण का दावा करने का हक शायद खो सकता है। और कस्टडी? बच्चों की कस्टडी के मामले में भी मां का बिना वजह बच्चों को छोड़कर जाना बच्चे के सर्वोत्तम हित, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड के खिलाफ माना जा सकता है। इससे पिता का दावा मजबूत हो सकता है। हालांकि कस्टडी का फैसला हमेशा बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, ये सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और समय और लागत के बारे में स्रोत क्या कहता है? कितना वक्त और पैसा लग सकता है इसमें? स्रोत काफी यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। देखिए, जो विवादित मामले होते हैं जहां दोनों पक्ष पूरी तरह लड़ते हैं, वो 1 से 5 साल या उससे भी ज्यादा खिंच सकते हैं। और जाहिर है इसमें वकील की फीस और अदालती खर्चा भी काफी आता है। दूसरी तरफ अगर मध्यस्थता सफल रहती है या आपसी सहमति धारा 13 भी बन जाती है तो मामला 6 से 18 महीने में भी निपट सकता है, जो काफी तेज और कम खर्चीला होता है। तो इन सब का मतलब यही है कि सबूत कितने मजबूत है और मामला कितना लड़ा जाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है ना? बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि परिणाम कभी भी गारंटीशुदा नहीं होते। हर मामला अपने आप में अलग होता है। सबूत कैसे पेश किए जाते हैं, वकील कैसे बहस करते हैं और जज साहब या जज साहिबा मामले की व्याख्या कैसे करते हैं, इन सब बातों का असर पड़ता है। इसीलिए स्रोत बार बार इस बात पे जोर देता है कि किसी विशेषज्ञ वकील से व्यक्तिगत सलाह लेना बहुत जरूरी है। सुनी सुनाई बातों या सामान्य जानकारी के आधार पर इतने गंभीर फैसले नहीं लेने चाहिए। बहुत सही कहा आपने। तो आज की इस गहरी पड़ताल का अगर सार निकालें तो हमने स्रोत के आधार पर समझा कि पत्नी द्वारा परित्याग के आधार पर तलाक हासिल करने के लिए पति को 5 मुख्य बातें साबित करनी होती हैं। अलग रहना, स्थायी रूप से रिश्ता खत्म करने का इरादा, बिना किसी उचित कारण के, बिना सहमति के, और ये सब याचिका दायर करने से ठीक पहले लगातार कम से कम 2 साल तक। इसके लिए ठोस सबूत जुटाना, खासकर इरादा और सुलह के प्रयासों को दिखाने वाले सबूत बहुत जरूरी हैं। साथ ही संभावित बचावों और अदालती प्रक्रिया की जो चुनौतियां हैं, उनके लिए भी तैयार रहना होगा। हाँ, बिल्कुल। और अंत में इस स्रोत सामग्री से एक विचार उभरता है जो हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, ये स्रोत हमें कानूनी तौर पर परित्याग साबित करने के नुस्खे तो बताता है, लेकिन ये कहीं न कहीं परोक्ष रूप से उन गहरे सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों की ओर भी इशारा करता है जिनकी वजह से विवाह इस हद तक टूट जाते हैं। अक्सर कानूनी दलीलों के शोर में वो असली वजहें शायद कहीं दब जाती हैं जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। यह सिर्फ कानून का नहीं बल्कि रिश्तों की अपनी जटिलता का भी सवाल है।